तो हेलो डे स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज क्लास 12। बहुत दिन बाद यूट्यूब पे जो है वीडियो मतलब अपलोड करने का आज बहुत दिन बाद विचार बना। तो आज सोचा कि यार आज जो है थ्योरी सॉल्व करा दूँ आपका जो इस बार पेपर हुआ, मॉडल पेपर जो हुआ क्लास 12 का फिजिक्स का। तो ये सेट 2 मेरे पास जो कि मौजूद है प्रेजेंट टाइम में। हालांकि क्वेश्चन सभी सेट में सेम होते हैं, क्वेश्चन जो है सभी सेटों में सेम होते हैं, क्वेश्चन कोई गलत नहीं होता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्वेश्चन सभी में जो है सेम होता है, चाहे वो आपका सेट 2 हो सेट 1 हो। बस अंतर क्या होता है, सेट 1 में क्वेश्चन 1 की जगह आपके सेट 2 में कोई क्वेश्चन दूसरा दे देगा, बस अंतर इतना होता है। बाकी आपका सेट 1 सेट 2 सेट 3 क्वेश्चन आपके वही सेम लेवल के रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेट आपका हाई लेवल का बना दिया, कोई लो लेवल का बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट 20। ये सब आपके लिए है, पढ़ने के लिए। एक्चुअली पेपर मैं आपको बता दूं यार, पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा कठिन ही था। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था। अब यहाँ अगर हम स्टार्टअप दें थोड़ा सा, तो ये आप देख रहे हैं सेट 2 मेरे पास जो है मौजूद है एक्चुअली। अब ये फिजिक्स का थ्योरी है और यहाँ कुछ आपके नोट्स दिए गए हैं, कृपया जांच लें। ये सब दुनिया भर का, सबसे पहले इसको आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए एक्चुअली, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसको जब पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं एक्चुअली। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे। 15 मिनट टाइम है बिन, ये सब आप पढ़ने के लिए दिया जाता है, 15 मिनट ये सब आपके लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इस वैल्यूज़ का आपको यूज पड़ता है, कहीं पड़ता है क्वेश्चन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो ये कांस्टेंट की जो वैल्यू दी गई है, कुछ वैल्यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ये सी दिया है, स्पीड ऑफ लाइट है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, म्यू नॉट आपका परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिटिविटी है। तो ये सब आपका जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये सब जो है आपके आते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है आपका 8.85 जो वैल्यू दिया है, इंटू 10⁻12 कॉलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये सब जो आपका दिया है, ये सब आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा, ये सब यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। तो आगे अगर हम देखें, इसके बाद अगर आए तो इसके बाद आपका शुरू हो जाता है सेक्शन ए, जो कि बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस अच्छे हैं इसमें। तो चलिए क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यार फिजिक्स है, फील लेके थोड़ा सॉल्व करो और थोड़ा दिमाग लगाओ यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। कह रहा द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बस ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ने का, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, फिर उसके बाद आंसर देने का। कह रहा द रेशियो, आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे द रेशियो, अब रेशियो पूछ रहा है दो वैल्यूज़ की आपस में डिवाइड, वही तो होता है। तो रेशियो आपसे पूछ रहा है, अंतर क्या है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रेशियो पूछ रहा है, तो वो किसके बराबर आएगा। बहुत आसानी से आपने पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपका जो है वो आपके EMW वेव से बना हुआ है, आपके EMW वेव से बना हुआ है। आपके EMW वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे हम कहते हैं, उससे आपका पहला क्वेश्चन है आया है। और ये बहुत खुशी की बात है यार, ये बहुत पसंदीदा चैप्टर है मेरा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी आसानी से आपने पढ़ा होगा एक रिलेशन, क्लास 12 में बड़ी आसानी से एक रिलेशन पढ़ा होगा, जिस रिलेशन का नाम है एक्चुअली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक रिलेशन पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं E=CB, E=CB जिसे अपन कहते हैं। ये E=CB का मतलब आप समझ रहे हो, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, C आपका स्पीड ऑफ EM और B आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसी E और B के बीच का अगर आप रेशियो निकाल लो तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है E= अगर देखें तो E आपके जो रेशियो आएगा E/B का, वो क्या आएगा, ये तो आपके C के बराबर आएगा ना। यही क्वेश्चन तो था यार आपका, यही आपका पहला क्वेश्चन है, E/B=C। इसका ऑप्शन नंबर C आपका जो है, ऑप्शन नंबर C आपका इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा एक्चुअली। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था एक्चुअली सेक्शन ए, जो कि आपका पूरी MCQ आए हैं सेक्शन। अब इसी सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है भाई,
स्पेसिफाई द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है आपके। एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छा आया है। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस स्पेसिफाई द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन द बोर्न मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच गिव्स राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन इन हाईएस्ट वेवलेंथ। किस हाईएस्ट वेवलेंथ पे जो है यन है, यन मतलब आप समझ रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट। तो ऑर्बिट यन 4 यन 1, इसका आंसर यन 4 यन 1 होगा। एक्चुअली आपसे बताऊं इसका थोड़ा सा, तो आप बोर्न मॉडल ऑफ एटम जब पढ़ोगे तो बोर्न मॉडल ऑफ एटम का अगर आप वेवलेंथ देखो तो फार्मूला होता है रहबर्ग कांस्टेंट। रहबर्ग कांस्टेंट मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा, ये होता है रहबर्ग कांस्टेंट 1/1 एन आई माइनस 1 एन एफ। इस तरह का कुछ फार्मूला होता है, इस तरह का कुछ फार्मूला होता है। थोड़ा यार लिखने में समस्या हो रही है, ठीक है, लिखने में थोड़ा समस्या हो रहा है तो समझ जाना। रहबर्ग कांस्टेंट है ये, रहबर्ग कांस्टेंट 1/ni² माइनस 1/n(f²) इनिशियल ऑर्बिट माइनस फाइनल ऑर्बिट। कहाँ से भाई इनिशियल मतलब कहाँ से वो आ रहा है, किस ऑर्बिट से वो आ रहा है और किस ऑर्बिट में जाके वो स्पेक्ट्रल लाइन शो कर रहा है। एक्चुअली इसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जहाँ आपको स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिले उसे हम एक्चुअली क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। और उसी वेवलेंथ और उसी फ्रीक्वेंसी को अरेंजमेंट किया जाता है। देयर आर 5 सीरीज इन योर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइमन, बेलमर, पास्कम एंड फंड एंड ब्रैकलेट योर लास्ट सीरीज। तो ये आपका इसका जो आंसर आएगा, तो जितना आप यन बढ़ाओगे, यन 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वेवलेंथ, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा इन दी वेवलेंथ। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी सी ही होगा। मतलब n4 एंड n1, n4 एंड n1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपेगेटिंग इन एयर इन इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। बहुत ध्यान से समझना, ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। क्या चीज सेम रहेगा रिफ्लेक्शन के बाद और रिफ्रैक्शन के बाद। जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या प्रोपेगेटिंग किया जाएगा, एयर, प्रोपेगेशन मतलब फ्लो, प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेट करना किसी भी एयर में, इन इंसिडेंट ऑफ वाटर। वाटर का एक सरफेस आप ले लो, वाटर का एक सरफेस ले लो और उस पर जैसे मान लिया मैंने वाटर का सरफेस ले लिया, यहाँ पे जब मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को यहाँ पे गिराऊंगा तो ये रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्शन के बाद क्या सेम रहेगा इसमें, आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आपको ऑप्शन दिया है स्पीड, वेवलेंथ, एनर्जी। भाई साहब लाइट है, एक बात बता, टकराने के बाद कोई चीज़ एनर्जी सेम रहता है कहीं, खुद सोच के देखना कभी। कोई ऑब्जेक्ट है कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से आया और इससे टकराने के बाद क्या जो है, इसके बाद इसका जो है एनर्जी सेम रहेगा क्या, कभी नहीं सेम रह सकता, ये आपने पढ़ा होगा। भाई एनर्जी सेम कैसे रहेगा, इसके बाद वर्क डन इसका कम हो सकता है, उससे पहले वर्क डन इसका ज़्यादा हो सकता है, तो एनर्जी कैसे सेम रहेगा, एनर्जी तो सेम हो ही नहीं सकता। स्पीड कह रहा है भाई आपकी एक मीडियम आ रही है, मीडियम, तो स्पीड कहाँ से सेम रहेगा। वेवलेंथ कह रहा है, वेवलेंथ कहाँ से सेम हो सकता है यार, ये तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है और मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है और जब ये टकराएगी तो वेवलेंथ कैसे सेम रहेगा, मतलब ये स्क्रैच कर जाएगा तो वेवलेंथ तो जिंदगी में नहीं सेम होगा। तो बचा क्या है आपका भाई, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। इसका सही ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, इसका सही ऑप्शन है आपका फ्रीक्वेंसी, ये सी ऑप्शन इसका सही है। फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, डिप्लेशन जो फॉर्म होता है, डिप्लेशन मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। डिप्लेशन का मतलब होता है, ये मान लेते हैं, एक बार हम देखते थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आप कंपिटेटिव एग्जाम दोगे तो ये आप मान लेते हैं पी टाइप है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और इसको जब अपन बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो यहाँ से क्या होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो आपका काम करता है होता है होल्स काम करते हैं और एन टाइप के आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो आपका जो डिप्लेशन लेयर होता है यहाँ पे एक लेयर्स बनती हैं, पी टाइप एन टाइप, जब ये आपस में डिफ्यूज करते हैं, जब ये आपस में एक डिफ्यूजन करते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसे हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। तो पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, ये फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर किसके वजह से होता है, तो ये जब
डिफ्यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके होल्स जब आपस में डिफ्यूज कर जाते हैं तो आपका फॉर्मेशन बन जाता है पीएन जंक्शन का। या आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में पढ़े होगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा क्वेश्चन, पसंदीदा क्वेश्चन है। कह रहा है एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल, कह रहा है एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल। बेटा आइसोलेट का मतलब होता है, कहीं भी अगर फिजिक्स में आइसोलेट वर्ड आ गया तो मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। एक पॉइंट चार्ज है मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज मतलब पॉजिटिव प्लस 1 कूलम्ब्स का चार्ज होता है, एक चीज़ याद रखना। और 1 कूलम्ब्स का चार्ज कभी भी कम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं करता, एक चीज़ ये भी याद रखना। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट ए पॉइंट 3 मीटर। कहीं ई मान लेते हैं, अगर पॉइंट चार्ज ये क्यू है तो इससे 3 मीटर की दूरी पे जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना रहा है। तो आपको बताना है वो डिस्टेंस क्या होगा जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जिस बंदे ने याद होगा वो उसको याद होगा, तो KQ/R² होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो के आप अगर आप के यहाँ पे ओपन करना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप लिख सकते हो जिसकी वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹। बड़ी आसान वैल्यू होती है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, आर पुट अप करना है पहले ई वेक्टर फॉर्म करने के लिए। तो जब आप आर पुट अप करोगे यहाँ से तो आर मतलब KQ/3 का स्क्वायर, मतलब ये 9 आ जाएगा एक्चुअली। तो ये 9 आएगा यहाँ से, हैं 9 आ जाएगा। और जब ये 9 आ जाएगा आपका यहाँ से तो आपको E/4 मतलब ई की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो यहाँ पे। तो आप जब ई यहाँ देखोगे तो KQ/9/4। अब यहाँ से अगर ई आपको फाइंड करना है तो KQ/R², KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा आपका उधर से। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो KQ यहाँ देखा जाएगा तो KQ/R² इज इक्वल टू KQ/R मतलब 9/4। तो ये चला जाएगा भाई। R² आपका 9 4 जा 36 मीन्स R² बचेगा आपका, R² बराबर बन जाएगा 36। और जब यहाँ R निकालोगे तो आंसर आएगा 6, आंसर आएगा 6। और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है ये, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। तो बहुत आसान क्वेश्चन था यार, अभी तक तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ये आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो आपने जब न्यूक्लियर फिजिक्स का आप एक कर्व देखोगे, ये आपका होता है मास नंबर जिसे हम ए कहते हैं, और ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जिसे हम माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, जिसे हम MEV कहते हैं बेटा। और 1 MEV बराबर होता है 1 MEV बराबर 9.15। याद रखना वैल्यू, याद रखना, भूलना मत यार। ऐसा नहीं है कि पेपर दे लिया तो भूल गया सब। ठीक है, कह रहा है द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर। सही बात कहा ना, एटॉमिक मास नंबर और इसके बीच का जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व बन रहा है। शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। शार्प पीक मतलब समझ रहे हो, शार्प पीक मतलब समझ रहे होगे आप। तो कह रहा है द इम्प्लीज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल इजिली फ्यूजिबल। भाई हीलियम है आपका, हीलियम तो आपको मालूम है न्यूक्लियर बाइंडिंग मतलब यम बाई न्यूक्लियर बाइंडिंग पर यूनिट न्यूक्लियन M/A। और जब M/A की बात कर रही है मतलब हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी तो कही नहीं, ये गलत बात कह रहा भाई। अनस्टेबल, अनस्टेबल कहाँ से आ जाएगा यार, इतना हैवी तो है नहीं, इजिली फिजिबल भी नहीं होगा। इसका होगा मोर स्टेबल होता भाई, ये मोर स्टेबल न्यूक्लियस है डेटेड नेबर, जो कि आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 7th आ जाता है। ये तो यार ये आपका तुच्चा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, अभी आप देख के ये देख सकते हो। कह रहा है ए स्टडी करंट ऑफ 8 माइक्रो एम्पियर, 8 माइक्रो एम्पियर थ्रो ए वायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रो क्रॉस सेक्शनल एरिया द वायर इन 10 सेकंड दिया है आपका, टाइम दिया है। आई का फार्मूला होता है dQ/dt, याद है कि नहीं याद है। आई का फार्मूला होता है dQ/dt। और अगर Q का फार्मूला देखा जाए तो Q इज ए इंटीजर फॉर्म ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू NE, जिसे हम मिल्कन
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको भी निकाले थे, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से भी इसको हम निकाल चुके हैं। तो Q इज इक्वल टू, यानी अगर आप इस फार्मूले पे इस फार्मूले पे क्या करते हो आप, यन ई अपान टी, यही फार्मूला आप लगाओगे, आपको करंट दिया हुआ है तो करंट 8 माइक्रो एम्पियर है, तो इसको पहले 10⁶ से मल्टीप्लाई करके और पहले फिर इसको टाइम टी से इनटू करके और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख के आप फाइंड कर लोगे एन की वैल्यू। इसकी जो एन की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी वो आपकी आंसर नंबर मैं बता देता हूँ आपको, सॉल्व करने पे क्या आई थी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जो अप्रॉक्स आएगी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये तो और आसान क्वेश्चन है यार, तो क्वेश्चन कठिन कहाँ से आया था, एक्चुअली मॉडरेट था पेपर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मॉडरेट था पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिक्वायर द हाईएस्ट एनर्जी टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम। ये क्वेश्चन आपको बड़े आसान यार, केमिस्ट्री वाले लड़के इसको कर जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे एक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आती है जिसमें आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ये सब सेमीकंडक्टर आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो ये आप जब पढ़ोगे तो एक्चुअली वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एटम, जो भी एलिमेंट आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वहाँ पे आपका हाईएस्ट एनर्जी लगेगा जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए कंडक्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। ये भाई आपको बताने लायक क्वेश्चन थोड़ा ना है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं बताने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कंडक्टर ऑफ 10 ओम्स कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी, पावर आपको बताना है भाई बी स्क्वायर बाई आर, जब काटोगे तो वैल्यू 3.6 आ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल्स इज 4 × 10⁻20 मीटर क्यूब इफ द नंबर डेंसिटी इंट्रिंसिक कैरियर। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ये सीधा सा क्वेश्चन है, फंडा आपका कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको फार्मूला याद है, फार्मूला पे रख के क्या करना है, वैल्यू सीधा पुटअप कर देना है और 2.4 इसका बी ऑप्शन इसका भी होगा। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार ये। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेल ईएमएफ ई कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये तो और आसान क्वेश्चन है यार, ये आप देखते ही ठोक दोगे, केवल आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बताओगे आप, सीधा ऑप्शन नंबर डी ठोक के आओगे। कैसे आओगे, इसका डेरिवेशन आपको कराया गया है, बी इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है, बी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई इज इक्वल टू ई अपान इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस आर, यही वैल्यू आप पुटअप करोगे आई की जगह तो बी बाई आई आ जाएगा, इधर आर कॉमन हो जाएगा, तो मतलब इधर क्या आ जाएगा आपका आर अपान आर, तो इधर आ जाएगा मतलब ई माइनस बी बाई वी इंटू आर, ई माइनस बी बाई ई बी इंटू आर, बस यही इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है फोटोन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। भाई एक सरफेस लेके खड़ा हो जा, उस पर क्या हो रहा है, एक फोटोन की वेवलेंथ गिर रही है 663 नैनोमीटर की। दी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल मीन्स वर्क फंक्शन आपको दिया बेटा फाई आपको दिया है 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आप ऐसे करके आओगे, इसलिए करके आओगे क्योंकि आपको मालूम है इंस्टेंट क्वांटम थ्योरी, आपको मालूम है इंस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आपको मालूम है कैसे, के इज इक्वल टू फाई माइनस लेमडा दिया है आपको, फाई माइनस जिसे हम कहते हैं एच न्यू भी कहते हैं, एनर्जी जिसे हम कहते हैं बेटा एच न्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से क्या करना है, 663 को पहले चेंज करना है और फिर 1.50 में क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। इसका आंसर जो है आपका सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करने पे तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल। ये तो यार इससे भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मूव्स पैरेलल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैरेलल मूव कर रहे हैं, कह रहा है सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे भाई, से पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये जाएगा कहाँ पे, अरे भाई इसमें इन दोनों में मोहब्बत होती है यार, मोहब्बत समझ रहे हो ना, पॉजिटिव और निगेटिव की एक मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब पॉजिटिव वाला इसको नहीं छोड़ेगा, निगेटिव वाला इसको नहीं छोड़ेगा, इसे याद रखना।
कभी भी। हाँ अगर निगेटिव निगेटिव है तो वो इसको साला गलत बोलेगा, ये निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो ये कहेगा भाई तू निगेटिव है, तो इसको ये छोड़ देता है, और ये फिर इसको कहेगा तू भाई निगेटिव है, तो ये इसको छोड़ देगा। और यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव का बहुत पुराना दोस्ती है यार, पुराना, ठीक है, पुराना दोस्ती है। पुराना दोस्ती का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक मित्र की तरह काम करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेंगे और ये अट्रैक्ट कर लेंगे अपने। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था यार। ए रे ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर प्रोपोगेट, भैया प्रोपोगेट कर रहा है इस टाइप से फ्रॉम एयर मीडियम, मीडियम बिकम्स 400, इसका ये 400 है, ये 600 है, ये 400 है। अब तुम्हें बताना क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताना है आपको, म्यू आपको बताना है। बड़ा आसानी से आप कहेगा भाई 600 को तुम क्या करो 400 से डिवाइड दे दो, यहाँ गया ये काटेगा तो आएगा इसका आंसर 1.5 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर रेडियस ए, मालूम है फार्मूला यार, b/2, b1 b/2, b2 एट ए डिस्टेंस 2a, डिस्टेंस आपको मालूम है। अगर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, μ0/2πi/a, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इक्वेशन। और फिर कह रहा है b/2, ये देखो b/2, और यहाँ डिस्टेंस भी आपको दिया है 2s है डिस्टेंस, तो जब आपका 2s डिस्टेंस है और ये b/2 है तो μ0 क्या हो जाएगा 2πi/a हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा b/2b, जब इसका रेशियो लिया जाएगा तो यार जहाँ आधा और एक मतलब b और b/2, तो मतलब ये पूरा इक्वेशन ही कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा आपका, सीधा इक्वेशन का आंसर आएगा क्या 1 आ जाएगा, सीधा 1 का आंसर आएगा इसका। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन तो वेरी सिंपल था, कोई बहुत कठिन नहीं था, बस केवल आपको यार एक कॉन्सेप्ट पकड़ना था, कॉन्सेप्ट पकड़ के करना था, कुछ दम नहीं था पेपर में, मतलब सेक्शन ए में कोई दम नहीं, ठीक है, सेक्शन ए में कोई दम नहीं। नेक्स्ट आपका आता है असर्शन रीजन के आपके 3 क्वेश्चंस हैं, वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपका बताना क्या है यार, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पहला ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर, ओके ठीक है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज आल्सो फॉल्स। क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा, क्वेश्चन को जरा देखते हैं, तो ये इस क्वेश्चन को अगर हम फील लें, तो अगर इस क्वेश्चन को अपन फील लेते हैं तो क्या आता है, क्वेश्चन को फील लेने पे क्या आ जाएगा, जो है यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो आएगा असर्शन, अगर बात करें तो असर्शन आपका आएगा, जो है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिसॉल्व 0। भैया ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ पे अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसॉल्व 0, ये इनसाइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि क्यू इन इसका 0 हो जाता है, मतलब ये ट्रू कह रहा है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी सही कह रहा है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड कह रहा है ए, असर्शन इन योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फ्रिंजेज ऑफ इक्वल, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार। आप जब YDSC पढ़ोगे वेब ऑप्टिक्स में तो आपको मालूम होगा कि जब YDSC पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा ये दोनों जो स्लिट किए जाते हैं, इन दोनों की स्लिट जो होती है, जो स्लिट जाती है, और यहाँ जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलती है, इसकी जो फ्रिंज देखने को मिलती है आपको, फ्रिंज मतलब डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये इक्वल विड्थ का होता है, बीटा इसका इक्वल होता है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, ट्रू है। फिर कह रहा है दी फ्रिंज विड्थ डिपेंड अपॉन वेवलेंथ लैम्डा डी, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए सही कह रहा है क्योंकि बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी वाई कैपिटल डी, लैम्डा डी वाई कैपिटल डी, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये डिपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर अगला क्वेश्चन, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, ये गलत बात है भाई, ये गलत इक्वेशन कह रहा है,
क्योंकि डायामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, जो कि कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कभी पास ही नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से ही निकाल देगा, ये डायामैग्नेटिक सबस्टेंस कभी फील्ड नहीं पास करेगा। तो ये एग्जिबिट मैग्नेटिज्म कैसे कह रहा है, तो ये ट्रू फॉल्स है ये। फिर नेक्स्ट आपको अगर देखा जाए तो रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेट, डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेट, ये भी फॉल्स है। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, याद रखना। तो ये कहाँ से यार, सॉरी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये गलत कह रहा है, ये बात गलत है। परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ से, ये गलत बात है इसका, ये सही होता परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसमें होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सेक्शन ए आपका 18 क्वेश्चन, जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपके सारे यही हैं। और मतलब अगर सही करके आए होगे तो 18 में 18 आपका एक नंबर नहीं जाएगा। बाकी क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं था। सेक्शन बी अगर अपन देखते हैं, सेक्शन बी इसी प्रकार का आपका क्वेश्चंस आता है। तो एक सेक्शन बी काम करते हैं यार, सेक्शन बी को नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन बी को अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ठीक।